Hello students, good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Mahesh Shah from Surat. This video is for standard 9, subject social science, syllabus NCERT, chapter 2, socialism in Europe and Russian Revolution, part 4. तो आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने चैप्टर 2 के पार्ट 3 में फेब्रुआरी मंथ में रशिया में क्या हुआ था उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो वहाँ पे जो बोल्शेविक ग्रुप था जिसके लीडर व्लादिमीर लेनिन थे, उनके अकॉर्डेंस बहुत सारे चेंज हुए। जो भी पिसन थे उनको लैंड देने की बात हो चुकी थी, बैंक्स जो थी उसको नेशनलाइज करने की बात थी, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जिसमें कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे उनके ओपिनियन जो थे वो डिफरेंट थे। तो फेब्रुआरी में रिवॉल्यूशन स्टार्ट तो हो गया था, पर उसके बाद भी रशिया में ये दो ग्रुप के बीच में प्रॉब्लम्स चालू थे। तो अक्टूबर मंथ में क्या हुआ है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। Before I start my video, I would like to tell you subscribe the channel, share the video, like the video, give your review also and press the bell icon for the new part। जैसे मैंने पहले ही बोला था जब वीडियो चालू हुआ था चैप्टर 2 के पार्ट 1 पे कि दिस इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री इन NCERT syllabus। So this will be completed after many parts and this is the part 4। This is the first chapter which having fourth part and afterwards still one part will be remain। तो ये चैप्टर बहुत ही लंबा है और बहुत सारे पार्ट इसके वीडियो के बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिटेलिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, उनके थॉट्स को रिकॉग्नाइज करना, और जो इवेंट हुई, जो रिवोल्यूशन इतना बड़ा हुआ वो किस तरह से हुआ, हर एक बात को जानना, दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो। इसलिए ये चैप्टर इतना डिटेल्स में जा रहा है और इसलिए इसके इतने पार्ट बन रहे हैं। पर अकॉर्डिंग टू द नॉलेज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। सो द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। As the conflicts between the provisional government and the Bolshevik grew, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक ग्रुप के बीच में जितने प्रॉब्लम्स बढ़ रहे थे, यानी जो लेबर्स के राइट्स थे उनके रिगार्डिंग जो इश्यूज हो रहे थे, जो वोटिंग राइट्स थे उसके लिए जो इश्यूज हो रहे थे, और लेनिन की जो कॉन्सेप्ट थी, जैसे कि उन्होंने पीसेंट को लैंड ट्रांसफ़र करने के लिए बोल दिया था, वॉर जो थी वो एंड करने के लिए बोल दिया था, बैंक जो थी उसको नेशनलाइज करने के लिए बोल दिया था। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उनको प्रॉब्लम हो रहे थे, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट लेनिन और बोल्शेविक ग्रुप को सपोर्ट कर रही थी अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए, और वो चाहते थे कि गवर्नमेंट हमारी ही रहे तो हमारा कंट्रोल रशिया के ऊपर रहेगा। पर इनकी जो डिमांड्स थी बोल्शेविक ग्रुप की, वो डिमांड्स प्रोविजनल गवर्नमेंट के पावर को रिड्यूस कर रही थी और बोल्शेविक ग्रुप के पावर को इंक्रीज कर रही थी। इसलिए यहाँ पे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा था। अब लेनिन को ऐसा लगा, जब बोल्शेविक ग्रुप के बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया गया, उनके पावर्स को कंट्रोल में करने की कोशिश की गई, तो व्लादिमीर लेनिन को लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट अपनी डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर रही है। In September, he began discussion for an uprising against the government। Bolshevik supporters in the army, Soviet and factories were brought together। अब बोल्शेविक के जो सपोर्टर्स थे आर्मी में जो थे, या उनके जो पार्टी थी सोवियत ग्रुप, उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके जो सपोर्टर थे और फैक्ट्रीज वर्कर थे, वो सब इकट्ठा हो गए
On 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. अब 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने सबको कन्विंस कर दिया, बोल्शेविक पार्टी को और पेट्रोग्राड सोवियत ग्रुप जो था वर्कर्स का, उनको, कि हमें पावर किसी न किसी तरह अपने हाथ में लेना पड़ेगा. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under लियो ट्रॉस्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर. तो ये है लियो ट्रॉस्की. ये इनको अपॉइंट किया गया और एक नई कमेटी बनाई गई जिसको नाम दिया गया मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी. द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट. पर किस दिन ये करना है, ये ओपोज करना है, वो डेट किसी को पता नहीं चली. द अपराइजिंग बिगन ऑन 24 अक्टूबर. तो 24 अक्टूबर ये डिसाइड हो गया था. सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर क्रेनिस्की, ये है प्राइम मिनिस्टर क्रेनिस्की, हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स. अब जैसे ही ये रिवोल्ट चालू हुआ, प्राइम मिनिस्टर क्रेनिस्की वहाँ से चले गए और उन्होंने ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया. 8 ड्रोन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर. अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को जो सपोर्ट करते थे वो मिलिट्री मैन जो थे, उन्होंने बोल्शेविक ग्रुप के 2 बिल्डिंग को सीज कर दिया जो एक्चुअली न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे. प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस. और एक ट्रूप को भेजा गया विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस को प्रोटेक्ट करने के लिए. इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इज सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर. अब जैसे ही ये एक्टिविटी चालू हुई, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी को ऑर्डर मिला. किन्होंने ऑर्डर दिया? तो लियोन ट्रॉस्की ने ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है उसको सीज कर दे और जो भी मिनिस्टर हैं उनको अरेस्ट कर ले. लेट इन द डे द शिप अरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस. ये है शिप अरोरा, तो इसको भी सील कर दिया गया. अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवा एंड टूक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट. बाय नाइटफॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड. नाइट होते होते तो बोल्शेविक ग्रुप ने ऑलमोस्ट सब कंट्रोल में कर दिया और सब मिनिस्टर्स जो थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, उन्होंने सरेंडर कर दिया. At a meeting of the All Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. अब मीटिंग हुई और बोल्शेविक ग्रुप था, उनको मेजोरिटी मिली. अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज. there was heavy fighting especially in Moscow, but by December the Bolshevik controlled the Moscow Petrograd area. फिर बाकी सब सिटीज़ में भी रेवोल्यूशन चालू हुआ. ऑलमोस्ट मॉस्को और पेट्रोग्राड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, बहुत बड़ी फाइटिंग्स भी हुई, बट लास्टली इन दिसंबर मंथ तक बोल्शेविक ग्रुप ने मॉस्को और पेट्रोग्राड को भी कंट्रोल कर दिया. अब अक्टूबर में क्या चेंज आया वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट. तो चेंजेस मेड इन अक्टूबर आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि most of the industries and banks were nationalized in November 1917. The government took over ownership and management. Land was declared social property. Peasants were allowed to seize the land of the nobility. In cities, large houses were partitioned as per family requirement. Old titles of aristocracy were banned. A clothing competition was held in 1918 to design new uniform for the army and official. इसके अलावा अगर चेंज हम देखने जाए तो अक्टूबर के बाद क्या हुआ वो यहाँ पे है कि इंट्रोडक्शन. आफ्टर रेड अक्टूबर नॉट अ लॉट हैज़ चेंज इन रशिया. ऑन अक्टूबर 25, 1917 व्लादिमीर लेनिन ऑर्डर्ड बोल्शेविक फोर्स टू अटैक द विंटर पैलेस, द ऑफिशियल होम of Russia's rulers in St. Petersburg. For example, before the Red October Revolution, about a third of Russian debt was held by foreigners. October 24, 2017. तो ये अक्टूबर के बाद क्या हुआ वो हम बाद में देखेंगे.
पर उनके मिलिट्री यूनिफॉर्म में बहुत सारे चेंज आए, जैसे उनकी कैप चेंज हो गई। अब ये जो कैप है उसका यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन है कि ये जो रेड स्टार है वो बोल्शेविका इज़ अ सिंबल ऑफ द सोवियत आर्मी टिल वर्ल्ड वॉर 2। तो ये स्टार का मीनिंग ये है। ये साइड पे जो कॉलर्स टाइप है उसका मीनिंग है बोल्शेविका यूज बाय कम्युनिस्ट ड्यूरिंग सिविल वॉर इन रशिया 1917 to 1922। और ग्रीन कलर है मेड फ्रॉम 100% नेचुरल वुलन क्लॉथ विदाउट एडिंग सिंथेटिक। तो इस तरह से इनकी जो मिलिट्री कैप थी उसका सिंबल है। फिर ये अलग अलग जो ग्रुप्स बने उनके सिंबल्स है जो अब इस पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं। So the Bolshevik were totally opposed to private property. Most industries and banks were nationalized in November 1917. This meant that the government took over ownership and management. Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. In cities, Bolshevik enforced the partition of large houses according to the family requirements. They banned the use of the old titles of aristocracy. To assert the change, new uniforms were designed for the army and officials following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet head was chosen. तो ये सब चेंज हुए। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो बोल्शेविक जो मेजोरिटी पार्टी थी उन्होंने अब अपना नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा। इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक्स कंडक्टेड the election to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. नवंबर 1917 में उन्होंने इलेक्शन ऑर्गेनाइज किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, बट उनको मेजोरिटी नहीं मिली। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। 1918 जनवरी में असेंबली ने बोल्शेविक मेजर्स को, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको कैंसल रिजेक्ट कर दिया और लेनिन ने असेंबली को डिसमिस किया। He thought the All Russian Congress of Soviets was more democratic than assembly elected in a certain condition। तो लेनिन ऐसे सोचते थे कि रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत ही उन्होंने डेमोक्रेटिक रूल को ज़्यादा प्लेटफॉर्म दिया है, बट असेंबली की जो कंडीशंस थी वो डेमोक्रेसी को ज़्यादा मैच नहीं होती थी। इन मार्च 1918 despite opposition by their political allies, the Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk। अब यहाँ पे जर्मनी के साथ में 1918 में रशिया ने कोलैबोरेशन कर लिया, खास करके जो बोल्शेविक पार्टी थी उनकी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी उन्होंने। In the year that followed, the Bolshevik became the only party to participate in the election to the All Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country। फिर लास्ट में बोल्शेविक ग्रुप ने जो उनकी रशियन कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने इलेक्शन ऑर्गेनाइज किया और वही एक पार्टी पार्लियामेंट में बची थी। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, क्योंकि उसके अलावा और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, क्योंकि बोल्शेविक यानी मेजोरिटी लोग उसमें ही थे। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट। तो ये चेका है, उनका ये सिंबल है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये जो है वो सीक्रेट पुलिस थी रशिया की। लेटर OGPU, तो ये OGPU का बैच है। और ये है लास्ट में NKVD। तो ये NKVD जो सीक्रेट पुलिस थी उनका ये बैच है। पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक। अब इन लोगों ने कंट्रोल उनके हाथ में आने के साथ में जो भी बोल्शेविक पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता था उनको पनिशमेंट करना चालू कर दिया। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म फॉर चेंज। After October 1917, this led to experiment in the art and architecture, but many became disillusioned because of the censorship the party encouraged। तो यहाँ पे बहुत सारी फ्रीडम मिली आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए, पर उसके साथ में एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो उनके एजेंडा बहुत अलग थे। जैसे हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है वैसा वहाँ पे नहीं था।
बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी उनके थे, इसलिए बहुत सारे लोगों के जो ड्रीम्स थे और जो आइडियाज़ थे वो ज़्यादातर प्रमोट नहीं हुए। अब इसके साथ में चालू होता है सिविल वॉर। द रशियन सिविल वॉर 1918 to 1921. When the Bolshevik ordered land redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. तो यहाँ पे जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि अब लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो बहुत सारे रशियन आर्मी के जो लोग थे, जो सोल्जर्स थे, जो एक्चुअली पीसेंट भी थे, उन्होंने आर्मी छोड़ के अपने विलेज जाने का, अपने घर जाने का फैसला किया। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग. Their leader moved to South Russia and organized troops to fight the Bolshevik, the Red, during 1918 and 1919, the Green, Socialist Revolutionary and White, pro-Tsarist. तो ऐसे करके रशिया में और 3 ग्रुप बन गए बोल्शेविक ग्रुप के सामने फाइट करने के लिए। ये रेड थे यहाँ पे, जो एक्चुअली में थे ये बोल्शेविक ग्रुप थे। रेड जो थे वो प्रॉपर, जिसको रेड आर्मी बोला जाता था। ड्यूरिंग 1918 to 1919 द ग्रीन, ये थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, ये इनका सिंबल है, हम यहाँ पे देख सकते हो। एंड द वाइट, प्रो जारिस्ट, ये जो थे, ये जो जार के टाइम पे थे उसके फॉलोअर वो थे। They were backed by French, American, British and Japanese troops, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. All these troops and the Bolshevik fought a civil war, looting, banditry and famine became common. तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई कि ये तीन ग्रुप आपस में लड़ने लगे। ये दोनों ग्रुप को बोल्शेविक को हराना था, क्योंकि इनका सोशलिज्म बढ़ रहा था और ये लोग नहीं चाहते थे कि लोगों को इतनी फ्रीडम मिले। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक हार्ड स्टेप्स विद पीसेंट हु हैड सीज्ड लैंड. तो जो पीसेंट ने, ये वाइट्स जो नोबल्स थे, उनकी जो लैंड को सीज किया था, उनके सामने बहुत हार्ड स्टेप्स लेना चालू किया. सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बॉल्शेविक्स. अब नॉन बॉल्शेविक ग्रुप के थे, इन्होंने जो स्टेप्स लिए उसकी वजह से रशिया में उनको जो सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट कम हो गया. बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर. दे सक्सीडेड ड्यू टू कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिटीज़ एंड मुस्लिम जेडिडिस्ट. क्योंकि इनका जो बिहेवियर था वो आम लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया और आम लोगों ने सीधा बोल्शेविक को सपोर्ट कर दिया जो उनको चाहिए था. यानी इन लोगों की ईगोइस्ट एटीट्यूड की वजह से उनका कंट्रोल रशिया के ऊपर चला गया. Cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik. इन खीवा, इन सेंट्रल एशिया, तो ये जितने भी प्लेसेस हैं वो यहाँ पे हैं. ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो वो सेंट्रल एशिया का खीवा का एरिया है. Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. अब यहाँ पे बोल्शेविक ग्रुप भी सप्रेशन पे आ गया था, उनको भी पूरा कंट्रोल चाहिए था, इसलिए बहुत सारा मास्केर हुआ. जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने सोशलिज्म को बचाने के नाम पे ये मास्केर किया था. Party the remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union USSR, the state the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922. तो इस तरह से रशिया का जो लिमिट था, बाउंड्रीज थी, वो बढ़ी और ये पूरा ग्रुप बोला गया USSR, सोवियत यूनियन रशिया, यूनियन ऑफ
सोवियत सोशलिस्ट रशिया, इस तरह से यूएसएस का पूरा फुल फॉर्म होता है. But since this was combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempt to win over different nationalists were only party successful. तो बोल्शेविक ग्रुप का जो एजेंडा था, यानी जो पुरानी जो पूरे रीति रिवाज थी, वो उनको पूरे रूट से उनको चेंज करना था. और attempt to win over different nationalists were only party successful. पर यहाँ पे वो जो पुराने ख्याल को चेंज करना है वो उनसे कम्प्लीटली चेंज नहीं हुए, और उनको सक्सेस कहाँ पे मिली कि जितने भी नेशनलिस्ट थे उनके ऊपर कंट्रोल और पार्टी की यूनिटी बनाने में उनको एक सक्सेस मिली. अब सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन 2 व्यूज़, वहाँ पे एक हमारे इंडियन है एम.एन. रॉय, जो मैंने यहाँ पे फ़ोटो रखी है. इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को रखा और वही बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ जब रेवोल्यूशन और फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी वहाँ पे भी यूज़ हुआ. तो एम.एन. रॉय वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी, फाउंडर ऑफ द मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड प्रोमिनेंट commentator leader in India, China and Europe. He was in Central Asia at the time of the civil war in the 1920s. He wrote, "The chieftain was a benevolent old man. His attendant, a youth who spoke Russian. He had heard of the revolution which had overthrown the Tsar and driven away the generals who conquered the homeland of the Kyrgyz." So the revolutionary meant that the Kyrgyz were masters of their home again. Long live the revolutionary, shouted the Kyrgyz youth, who seemed to be a born Bolshevik. The whole tribe joined. तो किर्जिक जो थे वहाँ के नोमेडिक, उनके हाथ में जब पावर आया और उनको फ्रीडम मिली, और ये जो अटेम्प्ट हुआ ये उन्होंने अपने थॉट में लिखा था. अब इसके बाद हमें बात करनी है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी. किस तरह से सोशलिस्ट सोसाइटी स्टार्ट हुई इसके बारे में हम देखेंगे. तो यहाँ पे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए. जो अब तक लेबर्स और वर्कर्स जो थे उनको जो बेनिफिट नहीं मिले थे वो मिलने चालू हुए. ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज. दे परमिटेड पीसंट टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज. Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. A process of centralized planning was introduced. Officials assessed how the economy could work and set target for a 5 years period. But यहाँ पे ये जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर सब कंट्रोल गवर्नमेंट का था, यानी प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने कम्प्लीटली डिक्लाइन कर दिया था. जैसे हमारी कंट्री में बहुत कम फैक्टर्स अभी गवर्नमेंट कंट्रोल में है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर फैक्टर्स प्राइवेटाइजेशन में आ गए हैं, पर रशिया में ऐसा नहीं था. A process of centralized planning was introduced. Official assessed how the economy could work and set target for a 5 year period. 5 years planning चालू हुआ यहाँ पे. On this basis they made the 5 years plan. The government fixed all prices to promote industrial growth during the first two plan. तो फर्स्ट टू प्लानों में उन्होंने क्या किया कि जो भी कमोडिटी है उसकी प्राइस फिक्स कर दी थी. अब यहाँ पे इकोनॉमी का ये रूल होता है कि जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ेगा वहाँ पे प्रोडक्शन के ऊपर उसकी एडवर्स इफेक्ट होती है, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता है, और वही इम्पैक्ट यहाँ होने वाली थी. 1927 to 1932 and 1933 to 1938, centralized planning led to economic growth. Industrial production increased between 1929 and 1933 by 100% in the case of oil, coal and steel. तो ऑयल, कॉल और स्टील के डिपार्टमेंट में उनका प्रोडक्शन 100% बढ़ा. न्यू फैक्ट्रीज सिटीज़ केम इनटू बीइंग. नई नई फैक्ट्रीज चालू हुई, उसके आजू बाजू में माइग्रेशन चालू हुआ और नई सिटीज़ बनने लगी. हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस. In the city of Magnitogorsk, the construction of a steel plant was achieved in 3 years. Workers lived hard lives and the result was 550 stoppages of work in the first year alone.
In living quarters in the winter time at 40 degrees below, people had to climb down from the fourth floor and dash across the street in order to go to the toilet. An extended cooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter यूनिवर्सिटीज़. अब यहाँ पे जो पेशेंट जितना हार्ड वर्क कर रहे थे, जिस हिसाब से उनका ग्रोथ चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने उनके बारे में भी सोचा. उनके बच्चों के लिए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ चालू हुई. चर्चेज वर एस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर. Cheap public health care was provided. Model living quarter were set up for workers. The effect of all this was uneven through since government resources were limited. तो ये सब डेवलपमेंट हुआ. वर्कर्स के लिए क्वार्टर बने, रहने के लिए अच्छी जगह मिली, उनको फैसिलिटी मिली, पर ये कांस्टेंट नहीं था, अनइवन था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज थे वो बहुत कम थे और इसकी इफेक्ट लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं हुई. अब इसके बाद क्या होता है और किस तरह से रिजल्ट सामने आता है वो हम इसके बाद वाले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. पर यहाँ तक ये हमें बात पता चली है कि जिस तरह ज़ारियन टाइम में रशिया की जो सिचुएशन थी वो यहाँ पे अब बिल्कुल बदलने लगी थी. मॉडर्नाइजेशन आ गया था, पर कम्युनिस्ट रूल एक जो था वो एक्चुअली में आज के डेट में बहुत कम कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पॉलिसीज चलती है, पर रशिया ने कम्युनिस्ट पॉलिसी की वजह से ही सक्सेस अचीव की है और हमने डेमोक्रेटिक रूल एक्सेप्ट किया. बट डेमोक्रेसी में हमें जो हमने सोचा था वो रिज़ल्ट हमें मिला नहीं. उसका रीज़न ये है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारी फ्रीडम मिलती है, कम्युनिस्ट रूल में इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है. वहाँ पे गवर्नमेंट का आपके ऊपर कंट्रोल रहता है, तो सब लोग को अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कंपलसरी फुलफिल करनी होती है कम्युनिस्ट रूल में. जबकि डेमोक्रेटिक रूल में फंडामेंटल राइट्स तो कंपलसरी होते हैं, पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अवेयरनेस बहुत कम देखी जाती है, जैसे हमारी कंट्री में इंडिया में देखी जाती है कि हम हमारे ड्यूटीज़ के लिए इतने अवेयर नहीं है और इसकी वजह से जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है. और रशिया ने कम्युनिस्ट रूल अप्लाई करके लोगों को उनके लोगों को उन्होंने कंट्रोल में रखा और उसकी वजह से उनको ये एडवांटेज मिला कि वहाँ पे स्पीडी डेवलपमेंट हुआ. पर स्टोरी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, इसका लास्ट फेज़ अभी बाकी है जहाँ पे एक बड़ा सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है कि किस तरह से ये यूएसएसआर जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया है वो एक कंट्री नहीं था बल्कि बहुत सारी कंट्री का ग्रुप था. और 1990 में रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ था. वो टाइम में एक आज का जो रशिया है वो इंडिविजुअल कंट्री बन के हमारे सामने आया. बट जो वो डिटेल है वो हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो आई होप कि यहाँ तक जो भी मैंने आपको डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद. अगर फर्स्ट टाइम में आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा है तो आपको इसको 1 2 3 4 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जो डिटेल्स है वो बहुत ही माइक्रो है और इसको समझने के लिए आगे पीछे की हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, तो हम इसको डिटेल में हमारा माइंड एक्सेप्ट करेगा और हम याद रख सकते हैं. डिटेल है इंटरेस्टिंग, बहुत 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 ही डीप में है और 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत मैक्सिमम डिटेल यहाँ पे आपके सामने है. तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा समझने में कि स्टोरी क्या है, बट आप वीडियोस रिपीट करोगे तो ये स्लोली आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टोरी कहाँ से चालू हुई है और कहाँ पे ये एंड हो रही है. और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो. आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम मिलके सॉल्यूशन ढूंढेंगे. ऐसा नहीं है कि मुझे सब नॉलेज है, या ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. वी ट्राई टुगेदर एंड वी फाइंड द सॉल्यूशन एंड वी ट्राई टू especially I am trying to give you the best thing to understand very easily in any kind of uh, concept or the content. So you welcome to text anytime
और like the video, share the video, subscribe the channel and press the bell icon. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.